हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पेपर सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने जो एमसीक्यू और जो मैप वाला प्रश्न है फर्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था, और जो ये वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट यानी जो 4-4 मार्क वाले प्रश्न हैं, ठीक है, इनको सेकंड वीडियो में सॉल्व कर लिया था। और इस थर्ड वीडियो में हम लोग इसके जो ये वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड यानी जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है, 6-6 मार्क वाले प्रश्न होते हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार आपका इस पेपर का पूरा पूरा सॉल्यूशन 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। 3 वीडियो मैंने बनाया आधे आधे घंटे की। अगर आप नहीं देखे हो पीछे की 2 वीडियो तो आप उनको जाकर चैनल पे देख लेना। मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, आई थिंक बना दिया हूँ शायद, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेना। चलो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और बाकी इसका जो एमसीक्यू है, ये जो एमसीक्यू है ना, इनका आप टेस्ट भी दे सकते हो ऐप पे। मैंने इनका टेस्ट भी ऐड कर रखा है। इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं टेस्ट पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। आप जरूर जाकर ऐप पे टेस्ट देना, ठीक है। चलो चलो हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। बाकी जो नए स्टूडेंट है अभी आपको बता दूंगा कि कैसे आपको टेस्ट देना है, किस एप्लीकेशन पे देना है। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड जो होता है इसमें 150 शब्दों में उत्तर देना होता है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। जिसमें से देखो ये 24 क्वेश्चन तो हमने कर लिया था यहाँ पे। अब 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्या है कि यूरोप पे राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। या अथवा कर दिया है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। अब दोनों प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। बीच में अथवा लिखा है, मतलब इसका उत्तर दो या इसका उत्तर दो, ठीक है। लेकिन चलो मैं यहाँ पे इन दोनों को कराऊंगा, क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये क्वेश्चन आएगा, किसी के पेपर सेट में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अथवा वाला भी सारा कराऊंगा। हालांकि आपको दोनों में से कोई एक ही करना होगा एग्जाम में, ठीक। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान है, ठीक। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन पे टेस्ट कैसे देना है। देखो जैसा कि मैं आपको बताया पहले से ये सारा का सारा मैं आपका सॉल्यूशन कर लाया हूँ, ठीक है। ये देखो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और मैप वाले इधर प्रश्न लास्ट में मैं दिखा देता हूँ। इधर देखो ये मैप वाला प्रश्न है जिसको हमने पहली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। इसका पीडीएफ मैं पिछली की सब वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे मिलेगा, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए फिर एक बार बता दूंगा। लेकिन चलो पहले हम लोग ये पहला वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए, ठीक। चलो अब इसका आंसर लिखते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 25 का। देखो इसमें लिखोगे आप कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली क्या, एक मिनट माफ करना थोड़ा। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ये योगदान है, ऐसे लिख दोगे, ठीक। आगे लिखोगे कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर सी चली जिसने यूरोपीय देशों की कायाकल्प पलटकर रख दिया। कई छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया। राजशाही के खिलाफ धीरे धीरे बगावत होने लगी, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप इसने और सशक्त रूप ले लिया। ये देख रहे हो, थोड़े से में मैंने थोड़ा अट्रैक्टिव शब्द लिखा है, इतने में ही काफ़ी शानदार सा लग रहा है, ठीक। आगे लिखोगे आप लोग कि 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। वे कई छोटे छोटे हिस्सों में या इलाकों में बटे थे, ऐसे आप लोग लिख दोगे। कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे थे जिन पर अलग अलग शासक शासन करते थे। इनमें से बहुत सारे राजा बहुत निरंकुश थे और अपने को भगवान के समान समझते थे। जनता भी इनसे काफ़ी परेशान थी। इसी बीच बहुत सारे राष्ट्रवादी लोगों ने इन छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर राष्ट्र राज्य बनाने का निर्णय किया और वे अपने इस कार्य में सफल भी रहे। इसके लिए उन्होंने मातृभूमि, राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रतीक आदि जैसे विचारों का सहारा लिया। इसके बाद मानव यूरोप में राष्ट्र राज्य हेतु होड़ सी मच गई और जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के बाद यूरोप में बहुत सारे छोटे बड़े नए राज्यों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर दोगे, इसका आपको 6 मार्क मिल जाएगा। देखो आपको ये प्रश्न थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है, ठीक है। ये फंट मैंने बड़ा बड़ा लिखा है इसलिए ये यहाँ तक आ गया, और यहाँ देखो ये छोड़ा है, यहाँ पे मैं ये इमेज ऐड किया है इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। ये बड़ा उतना नहीं है, आप पढ़ोगे ना, याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। 1-2 बार
पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में आप इतना भी लिख देते हो, इसका आधा माधा भी लिख देते हो तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो पहला प्रश्न हो गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी और इटली के कणों का योगदान हमें मतलब उसको बताना था, तो हमने ये बता दिया सब। ठीक है, अब चलो हम लोग सेकेंड प्रश्न पे चलते हैं, इसका अथवा वाला, सेकेंड पे नहीं, इसका अथवा वाला। ठीक, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, उदाहरण सहित हमें स्पष्ट करना है। लेकिन उससे पहले चलो थोड़ा बता दूं कि आप एमसीक्यू का जो उस टेस्ट है, इसका जो एमसीक्यू है, इधर जो एमसीक्यू इनका टेस्ट कैसे दे सकोगे। ठीक है, या ये पीडीएफ आपको लेना है तो कैसे ले सकोगे। देखो ये हमारी ऐप है, ऐप का नाम क्या है, यूपीएमएसपी स्टडी। इसको प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे ना, जहाँ से आप सारी ऐप डाउनलोड करते हो, यूपीएमएसपी स्टडी, तो आ जाएगी, ये लोगो रहेगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ओपन करोगे तो यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, रजिस्टर पर क्लिक कर अपना नाम, फ़ोन नंबर, एक कोई पासवर्ड बना लेना। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डाल देना, यहाँ अपना स्टेट चुन लेना, यहाँ पे सही ट्रिक मार कर रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर कर आगे बढ़ोगे तो आपको होम पेज पे ऐसा मतलब सब दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फ्री टेस्ट सीरीज लिखा है, फ्री टेस्ट सीरीज, इस पर क्लिक करोगे तो क्लास 10 और 12th दिखेगा। क्लास 10 पे क्लिक करोगे और वहाँ पे जिस सब्जेक्ट का देना है, जैसे हिंदी में भी मैंने टेस्ट ऐड किया है तो हिंदी पे क्लिक कर हिंदी का टेस्ट दे सकते हो। वहीं पे सोशल साइंस में जाओगे तो ये आपका जो यहाँ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराया था, इसका वहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा, तो आप टेस्ट दे सकोगे। ठीक है, और वहाँ पे टेस्ट देकर सबमिट कर अपनी रैंक भी देख सकते हो कि आपका कितना मार्क आया, कितने लड़कों में से। ठीक है, ये भी दे सकते हो। बाकी ये आप चाहते हो कि आपको पीडीएफ अच्छे से आपको मिल जाए, इसका सॉल्यूशन सहित अच्छे से, तो इसके लिए आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप ये पेड क्लासेस में जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे ऊपर लक्ष्य बैच क्लास 10 ये बैच दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ 99 रुपये पेमेंट करने को बोलेगा। ठीक है, अब देखो ये 99 रुपये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई ये इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन करने में, टाइपिंग करने में बहुत खर्च आता है, मेहनत आती है। इस बैच में आपको पिछले 2 सालों के 2023 का और 2024 का हिंदी का, 2023 का 7 कोडों का, 2024 का हिंदी का 7 कोडों का, मैथ का 7 कोडों का, साइंस का 7 कोडों का, इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट के 7 कोडों का दोनों साल का, यानी एक सब्जेक्ट का 14 पेपर का आपको अच्छे से डिटेल्ड में सॉल्यूशन मिल जाएगा। पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा, जैसा ये मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आपको डिटेल्ड में पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और सब पेपर सेटों का टेस्ट भी मिल जाएगा। तो समझ सकते हो, जैसे हिंदी का 7-14 पेपर सेटों का आपको 14 टेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आप 14 टेस्ट भी दे सकोगे, और ये सब चीज़ें मात्र 99 रुपये में हो रही है। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अब कैसे ज्वाइन करना है, यहाँ तक आ जाओगे, यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करोगे। अब बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन दिखेगा, पे ऑनलाइन और स्कैन क्यूआर। अगर आप पेटीएम फोन पे यूज करते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, अगर नहीं यूज करते हो तो देखो यहाँ पे स्कैन क्यूआर करोगे तो आपके मोबाइल में एक क्यूआर जनरेट होकर ऐसा कुछ क्यूआर कोड आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्यूआर कोड को किसी भी दुकान पर दिखाओगे या किसी भी अपने दोस्त या भाइयों, इससे पेमेंट कराना है तो इसको दिखा दोगे तो स्कैन करेंगे तो तुरंत पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा 99 रुपये। जैसे ही वो पेमेंट करेंगे ये क्यूआर हट जाएगा और आपका बैच ओपन हो जाएगा। ये 99 रुपये दिखाएगा नहीं, आपको कहीं भी कॉल करने की या मुझसे कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जैसे ही क्यूआर कोड पे पेमेंट कराओगे आपका बैच ओपन हो जाएगा। ठीक, फिर भी कोई आपका डाउट है, कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर पूछ सकते हो, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ये रहा हम लोग का एप्लीकेशन यूपीएमएसपी स्टडी। अब चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ हम लोगों ने पहला क्वेश्चन इसमें कर लिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो प्रश्नोत्तर संख्या 25 का अथवा वाला। ठीक है, देखो विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रौद्योगिकी मीन्स क्या, जैसे मतलब विकास, एक तरह से समझ जाओ, साइंस जो अपने प्रगति कर रही है वही विकास। प्रौद्योगिकी क्या मतलब हुआ। और वैश्वीकरण, जैसे वैश्वीकरण का मतलब ये हुआ कि जैसे मतलब सारे के सारे देश एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, तो वही वैश्वीकरण होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंध और तीव्र एकीकरण, एकीकरण मीन्स वही जुड़ने की प्रक्रिया। ठीक है, एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है या वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण है,
फर्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब क्या है, तो देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं आदि का आदान प्रदान हो रहा है। इससे विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक पास आ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मीन्स जो कंपनियां हैं भाई, वो देखो जैसे भारत में कोई कंपनी बाहर की आई तो यहाँ मतलब अपना ऑफिस खोल ली, तो या भारत की कोई कंपनी बाहर किसी दूसरे देश में जाकर ऑफिस खोल ली तो यहाँ के लोग अब जाकर उसमें जॉब करेंगे, वहाँ के भी कुछ लोगों का जॉब मिलेगा। तो ये सब वैश्वीकरण की ही तो प्रक्रिया है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्या लिखा गया, उन्नत प्रौद्योगिकी। अब देखो वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में, उत्प्रेरित मीन्स आगे बढ़ाने में, वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच दूरी कम हो गई है। ठीक है, एक व्यक्ति अब कुछ ही घंटों में एक देश से दूसरे देश में जा सकता है और अपना काम करके वापस लौट भी सकता है भाई। ठीक है, लौट भी सकता है। वहीं कंप्यूटर आदि के मदद से घर बैठे विदेशों में बैठे व्यक्ति से बात भी कर सकता है। तो ये आप लोग लिख दोगे इसमें, तो ये सेकेंड होगा। क्लियर, आई थिंक इतना ही लिखा हूँ मैं, क्या नहीं इधर भी एक लिखा हूँ इस पे। हालांकि इतना भी लिख दोगे तो आपका मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चलो इधर भी मैं एक लिख दिया हूँ, थर्ड उदारीकरण। यहाँ पे देखो थर्ड उदारीकरण। अब देखो यहाँ पे लिखोगे कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण, ठीक है, एक मिनट। उदारीकरण के कारण अनेक देश के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिला है। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल गई है। इससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, तो यही तो हमें बताना था कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, उदाहरण सहित हमें समझाना है। ठीक है, चलो, या यहाँ पर अंत में भाई प्रौद्योगिकी को फोकस किया है तो अंत में आप ये लिख दोगे कि इस प्रकार प्रौद्योगिकी ने इस प्रकार किसको, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है। तो आगे यहाँ पे लिख दोगे कि कुछ इस प्रकार प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। ये भी अंत में एक मतलब एंड करोगे तो लिख सकते हो, जो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक, चलो, तो ये रहा हम लोग का प्रश्न संख्या 25 का अथवा वाला। अब चलो हम लोग प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है कि भारत की विधायिकाओं में, ठीक है, भारत की जो विधायिका है उनमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। मतलब जो भी विधायिका है, मतलब राजनीति एक तरह से, उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है ये हमें बताना है। 6 मार्क का प्रश्न ये पूछा गया है, देख सकते हो। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का उत्तर देखते हैं। ये देखो इसमें लिखोगे आप कि भारतीय समाज की परंपरा व्यवस्था में महिलाएं आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती रही हैं। भारतीय संविधान में पुरुषों एवं महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार दिए जाने के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलाएं अभी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। ऐसे थोड़ा लिख दोगे, उसके बाद आगे लिखोगे कि भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की 10% भी नहीं है। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत में बहुत ही कम संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के पदों तक पहुंच पाई हैं। महिला संगठनों द्वारा बार बार यह मांग उठाया जाता है कि महिलाओं के लिए हर जगह 1/3, ठीक है, 1/3 स्थान आरक्षित किए जाए। मतलब 1/3 हर जगह स्थान खाली रखा जाए कि वहाँ पे महिलाएं मतलब जाए राजनीति में। ठीक है, संसद में इस संबंध में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया था, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है। तो ये रहा हम लोग का इस प्रश्न का आंसर। ठीक, ये आपका जो प्रश्न है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, तो स्थिति हमने ये वर्णन कर दिया, बारे में बता दिया, सिंपल।
तो इसका उत्तर इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो। अब देखो इसमें अथवा का भी एक प्रश्न है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। यह क्या है कि भारत में स्थानीय स्वशासन, ओके, जो स्थानीय स्वशासन है उससे आप क्या समझते हैं? इस शासन के किन्हीं दो गुणों एवं किन्हीं दो दोषों का उल्लेख कीजिए, और 6 मार्क का प्रश्न है। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन, भाई स्थानीय स्वशासन कौन करता है? पुलिस करती है, सिंपल। तो भारत में स्थानीय सुशासन से आप क्या समझते हैं? इस शासन के किन्हीं दो गुणों को और किन्हीं दो दोषों को हमें बताना है। चलो इसको देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का अथवा वाला देखो यहाँ पे, स्थानीय स्वशासन से आशय स्थानीय स्तर के उस शासन से है जिसमें शासन का संचालन उनके द्वारा, यहाँ उन हटा दो, उनके द्वारा चलाया जाता है जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जैसे स्थानीय हम लोग के विधायक भी हो गए, ठीक है, स्थानीय जैसे हम लोग के प्रधान भी हो गए, पुलिस भी हो गई, ये भी तो स्वशासन एक तरह से करती है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन से आशय स्थानीय स्तर के उस शासन से शामिल है जिसमें शासन का संचालन उनके द्वारा चलाया जाता है जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, तथा जिन्हें केंद्रीय या राज्य शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों के स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अधिकार एवं दायित्व प्राप्त होते हैं। स्थानीय स्वशासन का आधार यही है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें भली भांति हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्थानीय शासन के दो गुण हमें पूछा था और दो दोष पूछा था, तो पहले दो गुण देख लेते हैं। पहला गुण में कि इसके माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य स्थानीय समस्याओं को विभाजित कर उनका समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि स्थानीय सरकार अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझती है, इसलिए उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। ठीक है, मतलब भाई जो स्थानीय लोग होंगे, भाई स्थानीय जैसे विधायक होंगे, उनके ही पास तो जाएंगे, तो स्थानीय शासन काफ़ी अच्छा है। अब चलो इधर चलते हैं। उसके बाद सेकंड इसका जो गुण है, सेकंड गुण में आप लोग लिखोगे कि स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है और यह उन्हीं लोगों के लिए कार्य करती है जो उस क्षेत्र विशेष के निवासी हैं। साथ ही इसमें स्थानीय नेताओं तक लोगों की पहुंच बेहतर होती है, इसलिए नेता भी खुद को जवाबदेही महसूस करते हैं। तो ये हम लोग का सेकंड इसके तो गुण हो गए, और सेकंड हमें दोष स्थानीय शासन के दोष हम लोग देख लेते हैं। दो दोष क्या है, तो देखो पहला लिखोगे कि स्थानीय सरकारों को दिया गया धन उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी कभी पर्याप्त नहीं होता है, जिससे स्थानीय नेता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बार बार आपके गांव का प्रधान नहीं बोलता है कि भैया अभी बजट नहीं है, मैं ये रास्ता नहीं बना सकता, ठीक है, ये वो, तो वही है कि मतलब स्थानीय सरकारों को अधिक दिया गया धन उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी कभी पर्याप्त नहीं होता है, जिससे स्थानीय नेता को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे भाई कहा जाता है कि अरे प्रधान जी ये सड़क बना दो, और मतलब वो कहते हैं वो कि अरे भाई अभी पैसा नहीं, बजट पास नहीं हो रहा है, तो आप सोचते हो कि वो बहाना बना रहा है, प्रधान नहीं बनवाएगा, तो ये तो वो, तो वही यहाँ पे उससे स्थानीय जो नेता है उसको काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती है, सिंपल, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये बहाना बना रहा है, काम नहीं करना चाहता। ठीक है, चलो तो ये फर्स्ट हुआ, फर्स्ट आपका स्थानीय शासन के दोष। सेकंड क्या हो गए कि स्थानीय नेता योग्यता के आधार पर कम, स्थानीय नेता योग्यता के आधार पर कम बल्कि अपने प्रभाव के आधार पर ज़्यादा चुने जाते हैं। सही बात है, आप देखे भी होंगे गाँव में, ठीक है, इसलिए कई बार वे योग्य अधिकारियों के काम में बाधा डालते हैं और अंततः जनता को नुकसान होता है। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जो हम लोग का प्रश्न था कि भारत में स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, इस शासन के किन्हीं दो गुणों को और किन्हीं दो दोषों को लिखिए। तो हमने लिख दिया, ये पूरा पूरा वर्णन कर दिया। 6 मार्क ऐसे कर दोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलो उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा 1 मिनट, अगले प्रश्न पे चलने से पहले थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। ओके चलो, अब हम लोग ये 26 के हम लोगों ने दोनों प्रश्नों को कर लिया, अथवा वाला भी। अब 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या है कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं दो प्रकार की मृदाओं, यानी वही मिट्टियों की विशेषताओं का हमें उल्लेख करना है। ठीक है, मृदा संसाधन के महत्व का हमें वर्णन करना है और किन्हीं दो प्रकार की जो मृदा है उनका भी वर्णन करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्नोत्तर संख्या 27 है, इसका देख लेते हैं उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 27, इसमें देखो
इसमें लिखोगे कि मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में अनेक प्रकार के पौधे विकसित होते हैं जो पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं आदि को भोजन प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ये हमारे श्वसन में भी सहायक होते हैं। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। प्रकृति के कई तत्व मृदा बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें चट्टानें, वनस्पति, तापमान, जल, पवन आदि शामिल हैं। मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। रंग, गठन, आयु आदि के आधार पर मृदा को कई भागों में बांटा जाता है। तो ऐसे आप थोड़ी मृदा की आप विशेषता, ये सब हो गई। मृदा के बारे में हमने उल्लेख कर दिया, जो शुरू में पूछा था कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए, तो इसके महत्व के बारे में भी हमने बता दिया इसमें। बाकी आप इसके महत्व के बारे में ये भी डिटेल में यहाँ लिख सकते हो कि मृदा में ही मतलब अन्न उगता है जो हमें जीवित रहने में सहायक होता है, क्योंकि हम अन्न खाते हैं। ऐसे ऐसे अगर ना कुछ याद आए तो आप बनाकर इसमें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2 मृदाओं का वर्णन करना था, तो पहला आप यहाँ एक लाइन छोड़कर हेडिंग डाल दो, काली मृदा, या जो भी आप डालना चाहते हो। तो मैंने जैसे काली मृदा यहाँ पे लिखा है, तो चलो काली मृदा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब काली मृदा के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में चीज़ें देख लेते हैं। तो देखो, काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा की प्रमुख फसल कपास है। काली मृदा की प्रमुख फसल कपास है। ठीक है, महाराष्ट्र साइड में पाई जाती है। आप लोग याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। तो काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा की प्रमुख फसल कपास है। इसके अलावा यह मृदा कपास, तिलहन, गेहूं, बाजरा और तंबाकू के उत्पादन के लिए भी अच्छी है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास आदि की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। ये याद रखना, काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट और पोटास तो अधिक मात्रा में होता है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, फास्फोरस की मात्रा काफ़ी कम होती है। यह मृदा गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में, महाराष्ट्र मैंने नहीं लिखा है क्या, महाराष्ट्र इसमें लिख लेना, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाई जाती है। तो ऐसे आप काली मृदा के बारे में व्याख्या कर दोगे। ठीक, उसके बाद एक और भाई 2 मृदाओं के बारे में हम बोला था, तो एक मैंने जलोढ़ मृदा ले लिया है। ठीक है, जो ये गंगा के क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। तो चलो जलोढ़ मृदा देखो, इसमें लिखोगे कि यह मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मृदाओं में प्रमुख है। इस मृदा को दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चावल, गेहूं, बाजरा, चना, सोयाबीन, कपास, सरसों, मूंगफली, तिल, जौ, मक्का, तिलहन आदि इस मृदा की प्रमुख फसलें हैं। जलोढ़ मृदा पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाई जाती है। ऐसे लिख दोगे, आपका इस मतलब इसका 2 मार्क, इसका 2 मार्क और इसका 2 मार्क, यानी कुल 6 मार्क आपको इस प्रश्न का मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। अब इसमें हम लोग का अथवा वाला एक प्रश्न कर है कि भू संसाधन से क्या तात्पर्य है। भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। ओके, भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, भारत के भू यानी वही भूमि उपयोग में क्या आवश्यक परिवर्तन है, कोई हमें 4 उपाय बताना है। चलो इस प्रश्न का भी उत्तर देखते हैं। उसके बाद हमें 2 और प्रश्न देखने होंगे। तो यहाँ पे देखो, प्रश्न संख्या 27, ठीक है, अथवा वाला। देखो क्या प्रश्न है कि भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, या भू संसाधन का उल्लेख कीजिए, बात एक ही हुआ। ठीक, तो चलो देखो, आप लिखोगे कि प्राकृतिक संसाधनों में भू संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उसमें से भू यानी वही भूमि संसाधन है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भूमि हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर खेती करते हैं, इस पर मकान बनाते हैं और हमारी ज़रूरत के लिए अधिकांश संसाधन भूमि से ही प्राप्त होते हैं। तो ये हम भूमि के बारे में, भाई भूमि के बारे में हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, भूमि के बारे में, भूमि संसाधन के बारे में। तो भू संसाधन से क्या तात्पर्य है, भू संसाधन का वर्णन कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे तो आप यही लिखोगे। ठीक, कि प्राकृतिक संसाधनों में भू यानी भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर खेती करते हैं, इस पर मकान बनाते हैं और हमारी ज़रूरत के लिए अधिकांश संसाधन भूमि से ही प्राप्त होते हैं। भारत की भूमि पर कई भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। भारत भूमि के 43% भूभाग पर मैदान, 30% भूभाग पर पर्वत तथा 27% हिस्से पर पठार है। पठारों के भूगर्भ में खनिज एवं जीवाश्म ईंधनों का भंडार है। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख दोगे। आगे लिखोगे कि इसलिए भू संसाधन के इस्तेमाल के लिए सही योजना की आवश्यकता है।
अब सही योजना की आवश्यकता है। अब इसकी 4-5 योजनाएं लिख दो, क्योंकि हम बोला था कि भू उपयोग में आवश्यक, मतलब जो भूमि का उपयोग है उसके आवश्यक के लिए क्या उपाय हैं, तो वही लिखना है। तो भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तन जो हमें करने हैं, जो उपाय करने हैं जिससे उनका सही से यूज हो सके, वो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप वर्णन कर दोगे। ठीक है, तो भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तन हेतु 4 उपाय निम्न है, ऐसे आप हेडिंग डालकर लिख दोगे। पहले में लिख दोगे कि अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी अनुपजाऊ भूमि है, जैसे परती उरती जो मतलब ऐसे ही वीरान पड़ी हुई है, उसको उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट कर कर उस पर खेती करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या है कि वन्य क्षेत्र के प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, वन क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, वन मतलब पौधे लगाना चाहिए, कहने का यही मतलब है। ठीक है, उसके बाद उससे क्या होता है कि भूमि की गुणवत्ता बढ़ती है। ठीक है, भूमि का कटान भी रुकता है वनों से। उसके बाद थर्ड है कि भूक्षरण व प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। भूक्षरण को और प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि अभी बाढ़ आई है तो गंगा के क्षेत्रों में मतलब भूमि का काफ़ी बड़ा बड़ा भाग मतलब धंसते जा रहा है। ठीक है, गंगा में समाहित होते जा रहा है। ठीक है, तो वो भूमि का नुकसान ही तो हो रहा है एक तरह से। तो भू संरक्षण व उसके प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद चौथा लिख दोगे कि लगातार भू उपयोग के कारण हो रहे भू संसाधनों के निम्नीकरण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे लिख दोगे। उसके अलावा आपको भी कोई उपाय सूझ रहा है तो इसमें लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आपको 6 मार्क मिल जाएगा। तो ये हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 27 रहा। अब चलो हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 28 और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग का। ये मतलब वर्णनात्मक प्रश्न 2 का और इस पेपर का भी लास्ट प्रश्न। इसके बाद इस पेपर का पूरा पूरा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 28 है। ये क्या है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक है उससे क्या तात्पर्य हमें बताना है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। हमें केवल यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र की विशेषता के बारे में बताना है। हालांकि हम लोग देखो किसी नेक्स्ट पेपर लाऊंगा तो देखना, उसमें आपका प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक 3 क्षेत्रक होते हैं। तीनों क्षेत्रकों के बारे में भी पूछा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे यहाँ मैं द्वितीयक क्षेत्रक पढ़ा रहा हूँ तो प्राथमिक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक क्या होता है आप ढूंढ कर उसे याद कर लो। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, चलो तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, द्वितीयक क्षेत्रक की विशेषताओं की हमें विवेचना करना है। तो चलो इसका उत्तर देखते हैं। देखो, आर्थिक गतिविधियों को उनके उद्देश्य और विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करने पर प्राप्त क्षेत्र को यानी वही समूहों को अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। ठीक है, क्या जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हो रही है यानी इकोनॉमिकल जो भी गतिविधियाँ हो रही है उनके उद्देश्यों और विभिन्न मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण करने पर प्राप्त क्षेत्र को यानी वही समूहों को अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए ये 3 हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है, कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रक इसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, या औद्योगिक वाली जितनी भी चीज़ें होगी द्वितीयक क्षेत्रक में आएंगी। और तृतीयक क्षेत्रक में जो सेवा वाली चीज़ें हैं जैसे आपका ये बैंकिंग है, ठीक है, ये सेवा ही तो देता है बैंक। ठीक है, तो ये आपका तृतीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। क्लियर। तो अब हमें चूँकि केवल यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बताना है कि द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो चलो हम लोग केवल द्वितीयक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो यहाँ आप लोग लिखोगे द्वितीयक क्षेत्रक, हेडिंग डाल दोगे और इसमें लिखोगे कि वह क्षेत्रक जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधि हेतु प्राकृतिक साधनों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है भाई, औद्योगिक क्षेत्र में इसमें निर्माण वाली चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, निर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। यह क्षेत्रक उद्योगों से जुड़ा होता है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग हम कपड़ा बुनने में करते हैं। तो जो कपड़ा बुनने में किया जाता है तो कपड़ा बुनना ये आपका द्वितीयक क्षेत्र का आ गया। लेकिन कपास उगाना वो आपका कृषि के अंतर्गत आ जाएगा, यानी वो प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। ठीक है, तो कपास उगाना प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा, लेकिन कपास से कपड़े बुनना वो औद्योगिक क्षेत्रक यानी द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें औद्योगिकरण से रिलेटेड चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक, और जो सीधे सीधे कृषि पे डिपेंड होती है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलो उसके बाद
गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ बनाना। देखो गन्ना गन्ना भाई उगाना वो तो भाई कृषि में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, लेकिन उससे कंपनियों में चीनी और गुड़ बनाना वो किस में आ जाएगा, वो द्वितीयक क्षेत्र में, क्योंकि औद्योगिकरण के क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा द्वितीयक क्षेत्र के बारे में हमने कुछ लिख दिया, और ये हमें उसके मतलब ये अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में बताना था, तो थोड़ा यहाँ पे लिख दिया। तो इसको लिख देना, 6 मार्क कोई नहीं रुकेगा आपका। ठीक, चलो उसके बाद अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। अब कहोगे भैया इसमें 80 मतलब आप हमें मतलब 150 शब्दों में लिखना था उत्तर, 150 शब्दों में, तो इसमें 150 शब्द हैं, कोई दिक्कत नहीं, 150 शब्द नहीं है तो 100 शब्द भी है ना। ऐसा नहीं है कि हर एक मतलब प्रश्न का 150 ही शब्द में उत्तर होता है, नहीं, किसी शब्द का उत्तर आपका 200 शब्द में भी हो सकता है, किसी शब्द का उत्तर 100 से 120 शब्द में भी हो सकता है। ऐसा एग्जैक्ट थोड़े है कि 150 में ही होगा, वो तो एक मानक आपका दे दिया है कि हाँ लगभग 150 में शब्दों तक आप लोग लिखो उत्तर। लिखा है ना कि उत्तर लगभग लगभग, तो लगभग मीन्स इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इतना होना ही चाहिए या इससे कम नहीं हो इससे अधिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक, चलो तो ये हम लोग का प्रश्न हो गया 28। उसके बाद इसका अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। ये क्या है कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, हमें संगठित और असंगठित जो क्षेत्र है उनमें विभेद करना है, यानी अंतर बताना है, और जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का भी वर्णन करना है कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो ये हम लोग की प्रश्नोत्तर संख्या 28 का अथवा, इसमें आप उत्तर डालकर लिखोगे कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों को की रोजगार की परिस्थितियों में बहुत अंतर पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों में आ, अंतर निम्न प्रकार से किया जा सकता है, और मैंने इधर एक संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक दो मैंने कारखाना बना लिया। चलो अब इनमें अंतर देखते हैं। तो पहला अंतर देखो, यह क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी संगठित क्षेत्रक जो होते हैं वो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। ठीक, इसमें लिखोगे कि यह क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, तो ये पहला अंतर हो गया। सेकेंड अंतर लिखोगे कि इसमें सरकारी नियमों आदि का पालन किया जाता है। ठीक है, और इसका इसमें उल्टा होगा, इसमें सरकारी नियमों आदि का पालन नहीं किया जाता है। ठीक, थर्ड में लिखोगे कि इसमें नौकरी सुरक्षित होती है, इसमें लिख दोगे कि इसमें नौकरी सुरक्षित नहीं होती है। इसमें चौथे में लिख दोगे कि चिकित्सा छुट्टी आदि जैसे व्यापक लाभ मिलते हैं संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को, लेकिन वही असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का कोई निश्चित नहीं होता है। तो इसमें लिख दोगे कि कर्मचारियों के लिए सीमित या कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता है। ठीक, मतलब सीमित यानी कुछ ही लाभ होता है। ठीक है, और उसके अलावा ज़्यादातर इसमें लाभ नहीं होता है। उसके बाद पांचवा है कि कैरियर विकास और गतिशीलता के अवसर संगठित क्षेत्र के जो भी मजदूर होते हैं उनको मिलता है, लेकिन कैरियर में उन्नति का इसमें लिमिटेड अवसर होता है, सीमित अवसर होता है। तो इन दोनों में ऐसे विभेद कर दोगे। अब हमें प्रश्न आगे पूछा था, ठीक है, सबसे पहले तो संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभेद करना था। उसके बाद हमें पूछा था कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो चलो जो इनकी समस्याएं हैं उन पे प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग टाइप का लिख दोगे कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याएं। ठीक है, और इसमें लिख दोगे, पहला लिखोगे मजदूरी पे। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के काम करने का समय निश्चित नहीं है। इन श्रमिकों में प्रायः रोजगार व सुरक्षा का अभाव पाया जाता है, और गरीबी के कारण ये कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। इनके लिए भी काम करने के घंटे तथा मजदूरी निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, ये लिख दोगे। उसके बाद सुरक्षा पे लिखोगे तो इस क्षेत्र के श्रमिक बहुत जोखिम वाले कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे ईंट उद्योग, कोयले की खान आदि, अतः इन्हें सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड है कि स्वास्थ्य में क्या लिखोगे कि ये श्रमिक स्वास्थ्य के विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए इनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में समझ गए, ये खासकर जो ईंट उद्योग यानी भट्ठों में काम करने वाले, कोयले खानों में काम करने वाले, यानी जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं उनकी बात किया जा रहा है, ये असंगठित क्षेत्र में आ जाएंगे। और संगठित क्षेत्र मीन्स जैसे अच्छे अच्छे ऑफिसों में काम करने वाले जो सरकार के रूल और रेगुलेशन में कार्य करे, या सरकारी कर्मचारी जो हो गए वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
तो इनमें हमने विभेद भी कर दिया और जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याएं थी उनका भी हमने वर्णन कर दिया। तो इस प्रकार आप लिख दोगे इसका आंसर तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये जो 6-6 मार्क वाले प्रश्न हैं इनका, चूंकि आपको एग्जाम में 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जैसे ये प्रश्न था इसमें एक अथवा भी था, ये प्रश्न था इस अथवा भी था, ये प्रश्न था अथवा भी था, मतलब चार प्रश्न थे, चारों में अथवा अथवा था। तो उसमें अथवा वाला करो या ऊपर वाला करो, आपका मन। लेकिन मैंने सारा का सारा करा दिया क्योंकि किसी के पेपर सेट में कोई प्रश्न आ सकता है, किसी के पेपर सेट में कोई आ सकता है, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है। आप चाहोगे कि मैं कुछ ही पढ़कर चला जाऊं और एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सिलेबस बनाया गया कि आप अच्छे से सिलेबस अपना पढ़ो। एक एक चैप्टर इसीलिए बनाया गया। एक एक चैप्टर स्कूलों में 2-2 दिन 3-3 दिन क्यों पढ़ाया जाता है भाई? पढ़ने का एक नियम होता है, ठीक। तो इसलिए आप सब कुछ याद करना। आप चाहोगे कि एक क्वेश्चन याद कर जाओ यही एग्जाम फंस जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक। तो इसलिए आप अपना सबसे पहले एसएसटी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एसएसटी का अगर मात्र 2 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हो तो सारा का सारा पेपर उसी में से फंस जाएगा। तो इसलिए मैंने लक्ष्य बैच में ये सारा का सारा आपका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर डाला हुआ है। तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो, जैसा कि ऐसे ही उसमें पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। जो एमसीक्यू है उनका वहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। देखो ऐसे ही है, ये ऐसे ही ये पूरा का पूरा आपको ऐसे सॉल्यूशन मिलेगा उस बैच में, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ। और यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको टेस्ट भी कैसे देना है। देखो यूपीएमएससी स्टडी प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे, ऐप आ जाएगी, ठीक। ऐप डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना, अपना नाम, फ़ोन नंबर, अपना एक पासवर्ड अपने हिसाब से बना लेना, अपने पेरेंट्स का यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है। स्टेट चुन लेना और रजिस्टर कर लेना यहाँ सही पे टिक मार कर। ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा फर्स्ट में। तो यहाँ पे आप ये फ्री टेस्ट सीरीज में जाकर टेस्ट भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर भी मतलब देख सकते हो अपना, ठीक है। यहाँ पे जो भी यूट्यूब पे क्लास होती है, मतलब जिसका पीडीएफ जरूरी होता है उस वहाँ पे ऐड भी होता है पीडीएफ वहाँ। उसके अलावा यहाँ पेड बैच में जाओगे तो यहाँ पे लक्ष्य बैच मिल जाएगा। पेड बैच पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ 2 बैच दिखाई देंगे। ऊपर वाला क्लास 10th का लक्ष्य बैच है, तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे देखो 99 रुपये दिखाएगा, यहाँ बाई नाउ का दिखाएगा, बाई नाउ पे क्लिक करोगे। ये सब अपने मोबाइल में आपको करना है, ठीक है। बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पे ऑनलाइन और स्कैन क्यूआर का ऑप्शन दिखेगा। तो स्कैन क्यूआर पे आपको क्लिक करना है। स्कैन क्यूआर पे क्लिक करोगे तो आपका एक क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड पे किसी भी दुकान से या किसी भी अपने दोस्त से, भैया से, किसी से भी पेमेंट जैसे ही स्कैन कराकर पेमेंट कराते हो तो आपका ये ऑटोमेटिकली क्यूआर कोड हट जाएगा, आपका ये पेमेंट का ऑप्शन हट जाएगा। अब मतलब आप डायरेक्ट यहाँ अगर लक्ष्य बैच पे क्लिक करते हो ना तो आपको ये नहीं दिखाएगा। आप अंदर चले जाओगे, वहाँ अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब्जेक्ट दिखाएगा। उसके पीडीएफ, वीडियोस, टेस्ट सब दिखाई देंगे। तो उनको मतलब एक्सेस कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो ये रहा हम लोग का लक्ष्य बैच, उसके बारे में भी बता दिया। और ये जो हम लोग का पेपर था इसका पूरा का पूरा हमने 3 वीडियो में, आई थिंक ये वीडियो तो सबसे हम मुझे लग रहा है कि लंबी हो गई, 37 मिनट की। नहीं तो इससे पहले 2 वीडियो जो थी ना वो 30 मिनट से कम ही की थी, ठीक है। वो क्या थी, 30 मिनट से कम ही की थी। यानी 1.5 घंटे में हमने पूरा का पूरा ये लगभग आपका सोशल साइंस का पेपर मतलब का सॉल्यूशन हमने कर दिया, ठीक है। तो आप इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखे हो तो आप ज़रूर जाकर चैनल पे देखना, ठीक। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।